एक 17 साल की लड़की का रेप कर उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। उसके जो स्कूल के जो ऊपर वाले कपड़े थे वो फटे चिटे हुए थे, नीचे कोई कपड़ा नहीं था। लेकिन अलग बात इसमें यह थी कि बारिश के बाद जो मिट्टी होती है या कहें जो कीचड़ होता है उसकी प्राइवेट पार्ट में उसे कुछ सजा कर चिपका दिया गया था। इस पूरे केस की जो जांच थी वो पुलिस सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार के ऊपर थी और वो कुछ अमीरजादों के सामने कुछ इस तरीके से नतमस्तक हुए कि उनके रिश्तेदारों और उनके बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने एक कहानी गढ़ी और इस कहानी के ऊपर मुहर लगाई स्टेट की सीआईडी ने, और उसके बाद सीबीआई ने भी उनके हामी में हाँ मिलाते हुए एक ऐसे अपराधी को 11 साल जेल के अंदर रखा जो एक तरीके से दिमागी रूप से पागल था। ना ही रेप करने में वो सक्षम था, ना ही वो मर्डर कर सकता था। इस पूरे केस में जून 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पागल को बाइज्जत बरी करते हुए कहा कि जो तीनों एजेंसियां हैं इनसे बहुत ज्यादा खामियां हुई हैं, बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं और इस पूरे केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 13 साल बाद भी ये केस अनसॉल्व्ड है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब भी इस टॉपिक पर वीडियो जब बनाया गया तो इस वीडियो को जबरन हटवा दिया गया। बाकायदा कोर्ट ऑर्डर से इस वीडियो को हटाया गया और कहा गया कि कुछ लोगों के नाम आपको नहीं लेने हैं। लेकिन आज हम इस केस स्टडी के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि असल में उस 17 साल की लड़की यानी सौजन्या का जो असली कातिल है या जो रेपिस्ट हैं वो कौन है और इस पूरे केस में किस तरीके से पुलिस, सीआईडी और सीबीआई तीनों एजेंसियां फेल होती हुई चली गई और एक मनगढ़ंत कहानी को असली मानकर पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। तो चलिए इस डिकोडिंग क्राइम में डिकोड करते हैं सौजन्या मर्डर केस। कर्नाटका में एक जगह है धर्मस्थला। वहां पर 9 अक्टूबर साल 2012 को 17 साल की जो सौजन्या है वो सुबह 7:30 बजे अपने कॉलेज के लिए निकलती है। उस रोज़ वहाँ पर एक लोकल फेस्टिवल था जिसकी वजह से जो इसकी माँ थी कुसुमावती वो बिज़ी थी पूजा पाठ में, वो नाश्ता नहीं बना पाई थी। इसीलिए जो सौजन्या है वो कुछ भी खाना नहीं खाती और ना ही टिफ़िन बॉक्स अपने कॉलेज ले जाती है। कॉलेज के लिए निकलती है जब सौजन्या तो उसके पास उसका एक छाता होता है और एक बैग होता है। कॉलेज का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है एसडीएम कॉलेज यानी कि श्रीधर मंजुनाथेश्वरा उजायर। इसी कॉलेज में रोज़ की तरह वो पढ़ने जाती है, पढ़ाई होती है और फिर 3:45 पर वो अपनी दोस्तों के साथ बाहर निकलती है और कर्नाटका रोडवेज की बस पकड़ती है अपने घर जाने के लिए। इस बस के अंदर उसकी कुछ टीचर्स मौजूद होती हैं और कुछ सहेलियां मौजूद होती हैं। अब बस चल रही होती है और करीब करीब 4 बजे के आसपास नेत्रावड़ी बस स्टैंड पर यह बस आकर रुकती है, क्योंकि रोज़ की तरह ही जो सौजन्या है वो इस बस स्टैंड पर उतरती है। बस स्टैंड पर उतरने के बाद वो अपनी सहेलियों से बाय करती है और अपने घर की ओर निकल जाती है। अब ये जो बस थी रोडवेज की, इसमें 360 डिग्री का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये इस कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि इस बस का बेहद अहम रोल है। अब 4 बजे जब वो बस स्टैंड पर उतरती है नेत्रावड़ी, तब उसके हाथ में छाता था और एक बैग उसके पीठ पर टंगा हुआ था जिसमें उसकी कुछ बुक्स थी। अब यहाँ से अगर सौजन्या के घर की बात की जाए, उसके डिस्टेंस की बात की जाए तो मोटा मोटा आप समझिए 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था और इसीलिए वो पैदल ही घर की तरफ निकल जाती है। अब उसका घर करीब जब वो 300 मीटर आगे बढ़ती है तो एक प्रकृति हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता है रोज़ ही, और रोज़ की तरह वो सौजन्या को देखता है कि जो लड़की है वो अपने घर की तरफ जा रही है। अब टाइम होता है 4:15 और एक मोड़ पड़ता है जिसका नाम है स्नाना घाट। यहाँ पर जैसे ही वो कर्व लेती है, उस गली की तरफ मुड़ती है, तभी वो देखती है कि अपोजिट साइड से जो उसके चाचा हैं जिनका नाम विट्ठल गौड़ा है वो गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं। वो अपने चाचा को देखती है, हाथ हिलाती है, चाचा उससे रोड पर मिलते हैं और कहते हैं देखो हल्की हल्की बारिश का मौसम है, तुम जल्दी से घर चली जाओ वरना भीग जाओगी। इतनी बातचीत होती है और फिर सौजन्या अपनी घर की तरफ चलने लगती है और ये 4:15 बजे 9 तारीख को वो आखिरी वक्त था जब सौजन्या को किसी ने देखा था। इसके बाद सौजन्या का कुछ पता नहीं चलता, सौजन्या गायब हो जाती है। रोज़ की तरह माँ जो है परेशान, माँ को लगता है कि बेटी अभी तक घर नहीं आई, बहुत टाइम बीत गया, 6 बज जाते हैं। वो फ़ौरन अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि देखिए
स्कूल से तो वो अक्सर 4:30 तक लौट आती थी, ज़्यादा लेट हो तो 5 तक लौट आती थी, लेकिन आज 6 बज गए, अभी तक सौजन्या घर नहीं आई। आप जल्दी आइए, हमें उसे ढूंढना होगा। जब पिता घर पहुंचते हैं, वो सीधे तौर पर जो उसकी एक सहेली थी जो बस में मौजूद थी उसको कॉल करते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या तुम सौजन्या के बारे में जानती हो? वो लड़की बोलती है, देखिए अंकल, मैंने उसे देखा था, वो बस से उतरती और फिर अपने रास्ते की तरफ चल दी थी, तो और वो अभी तक घर नहीं आई, तो आप एक बार किसी और से पता करिए। वो जो सहेली है वो जब ये सारी डिटेल देती है, तब पेरेंट्स को लगता है कि हमारी बेटी उस बस स्टैंड पर उतरी और घर आने के लिए वहाँ से निकल भी गई, तो आखिर रास्ते में हुआ क्या? इसके बाद आस पड़ोस में खबर फैलती है, तो जो सारे गांव के लोग थे, क्योंकि छोटा सा गांव था, तो जितने भी गांव के लोग थे वो घबरा जाते हैं। गांव की एक लड़की है वो गायब हो गई है, तो ऐसे में 300 लोग इकट्ठा होते हैं उस गांव के और चप्पा चप्पा ढूंढना शुरू करते हैं। हर जगह, हर जंगल, हर रोड, हर घर, हर कहीं पूछताछ की जाती है, हर एक रास्ता खंगाला जाता है और ये ढूंढने की कोशिश की जाती है कि आखिर सौजन्या है कहाँ। कोई भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जाता जिसका दरवाज़ा ना खटखटाया गया हो कि क्या आपके घर मेरी बेटी आई है। किसी भी सहेली को नहीं छोड़ा जाता, कुछ भी, हर एक जगह वो 300 लोग ढूंढते हैं, लेकिन सौजन्या का कुछ पता नहीं चलता। अब करीब ढूंढते ढूंढते 5 घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद माँ का रो रो कर बुरा हाल है, तो करीब 11 बजे यानी रात के 11 बजे जितनी भी जो पूरी भीड़ थी 300 लोग की, वो बेलथनगढ़ी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहाँ पर हाहाकार मचता है। वहाँ बोला जाता है कि एक 17 साल की लड़की है सौजन्या, वो गायब हो गई है, हम लोगों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कहीं पता नहीं चल रहा। अब पुलिस वाले देखते हैं कि अचानक इतनी भीड़ आई है पुलिस स्टेशन में, तो उन्हें पहले तो वो बात को टालना चाहते थे, लेकिन जब वो देखते इतनी मॉब है, इतना ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, तो उन पर प्रेशर बनता है और वो जो बच्ची के पेरेंट्स हैं उससे कहते हैं कि देखिए, इस वक्त का माहौल देखकर हम एक काम कर सकते हैं कि हम आपकी FIR दर्ज कर लें, लेकिन हम वेट करेंगे अगले दिन सुबह तक का, आपकी बेटी हो सकता है आप तक वापस आ जाए। अब इन सब बातों को लेके पेरेंट्स भी मानते हैं और फिर FIR रजिस्टर की जाती है 250/2012। ये वो FIR है जिस नंबर पर रजिस्टर हुई है। और इसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो घर जाते हैं। अब माँ का मन तो नहीं लग रहा था क्योंकि बेटी गायब है, अपनी तरफ से फिर भी छानबीन वो लोग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से रवैया अपनाया, केस को ढीला छोड़ा, सिर्फ FIR दर्ज की, रात में सर्च ऑपरेशन चलाया ही नहीं, तो ऐसे में पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। अब यहाँ तक कि जो आपने पूरी कहानी समझी, ये 9 अक्टूबर 2012 तक की है। अब आते हैं 10 तारीख पर, यानी पुलिस ने जैसा कहा था कि अगली सुबह हम देखेंगे, तो 10 अक्टूबर 2012 को जब पुलिस छानबीन शुरू करती है, तो सौजन्या के घर से करीब करीब 200 मीटर की दूरी पर ही, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, इसी जगह ये जो पेड़ का तना देख रहे हैं नीचे की और एक पेड़ ऊपर की ओर देख रहे हैं, यहीं पर उस सौजन्या की लाश मिलती है। पुलिस वाले छानबीन करते हैं तो उनको सामने एक लड़की दिखती है। जब पेरेंट्स को बुलाया जाता है, शिनाख्त होती, तो बोलते हैं ये तो हमारी बेटी है। अब लाश की हालत आप समझिए कैसी थी। जो सौजन्या की लाश थी, उसके एक नीले रंग का उसके पास स्कार्फ शॉल था, उसके ज़रिए उसके दोनों हाथ पेड़ पर ऐसे पीछे करके बांधे हुए थे, और तो और जो उसके कपड़े थे वो फटे हुए थे, ऊपर के जो कपड़े थे वो फटे थे, नीचे कोई कपड़ा नहीं था। और उस वक्त क्या हुआ, रात को पूरी रात बारिश हुई थी, क्योंकि बारिश का मौसम था, तो ऐसे में जो मिट्टी थी वो थोड़ी गिलगिली और कीचड़ टाइप की हो गई थी। तो सौजन्या के प्राइवेट पार्ट में उसका जो पूरा एरिया होता है वहाँ पर वो मिट्टी लगाई गई थी, अंदर तक मिट्टी डालने की कोशिश की गई थी, और पूरा जो वो जो एरिया था प्राइवेट पार्ट का, वो उस मिट्टी से कवर किया गया था। तो इस तरीके से सौजन्या की बॉडी वहाँ पर मिलती है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ थी जो पुलिस वालों को खटकनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता। दरअसल आप ये देखिए, जब पूरी रात बारिश हुई है, तो ऐसे में जो सौजन्या की बॉडी थी वो पूरी तरीके से भीगी नहीं थी। सौजन्या के कपड़े भी भीगे नहीं थे, उसके बाल तक भीगे नहीं थे। एक लड़की है, अगर बारिश हो रही है तो बाल बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं, वो भी गीले नहीं थे। और तो और जो सौजन्या की जहाँ पर लाश मिली, उसके एक पास में ही उसका बैग पड़ा हुआ था, जिसके अंदर जो बुक्स थी वो तक भीगी नहीं थी, यानी कि जो किताबें हैं वो भी भीगी नहीं, बस्ता भी भीगा नहीं। और उस जगह से सौजन्या के पैर का एक जूता गायब था, और इसके अलावा उसका जो छाता था जो वो हाथ में लेकर चल रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम था, तो वो भी गायब था।
और तो और जब परिवार वाले वहाँ पर इकट्ठा हुए, जब भीड़ इकट्ठा हुई, तो उन्होंने बोला कि अभी रात को हम यहाँ पर पूरा खंगाल कर गए हैं, हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन तब तक जो लड़की थी उसकी लाश यहाँ पर नहीं थी। अब पुलिस पर एकदम दबाव बनाया जाता है, पुलिस से कहा जाता है कि आपने ढूंढा नहीं, पुलिस पर भी प्रेशर बनता है, लेकिन पुलिस लगातार इसके बाद लापरवाही पर लापरवाही करती जाती है, क्योंकि जहाँ पर लाश मिली, जहाँ पर जो बैग वगैरह मिले, जब वो गीले नहीं थे और जब लोग कह रहे हैं कि हमने रात में जब यहाँ पर पूरा खंगाला तब सौजन्या नहीं थी, उसकी बॉडी नहीं थी, तो ऐसे में मिल जाना, सब क्वेश्चन करते हैं और बोलते हैं कि देखिए सौजन्या को मारा कहीं और गया है, इसके साथ रेप हुआ है, इसके साथ कुछ गलत किया गया है और फिर इसकी बॉडी लाकर घर से 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर टांग दी गई है, यूं कहें कि पेड़ से बांध दी गई है। तो 10 तारीख को ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर सौजन्या की जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बात करेंगे कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, लेकिन उससे पहले आरोपी जो है वो कैसे पकड़ा जाता है, क्या वो असली आरोपी है भी या नहीं, ये आप समझेंगे, लेकिन वो पकड़ा कैसे जाता है। तो दरअसल 11 अक्टूबर यानी 10 को लाश मिलती है, उसकी अगली रोज़ 11 अक्टूबर 2012 को शाम के करीब 5 बजे वहाँ पर एक बड़ी सी बाहुबली की मूर्ति बनी हुई है, एक टेम्पल है, उसके स्टेयर्स पर एक आदमी बैठा था जिसकी हरकतें कुछ अजीब थी। आप अगर सही तौर पर समझें तो आप उसे मानसिक पीड़ित समझ सकते हैं। तो वो जो आदमी था उसके पास कुछ 5 लोग पहुंचते हैं और वो अचानक से भागने लगता है। वो उस लड़के को पहले पीटते हैं, उसका नाम संतोष था, उसको बहुत मारा जाता है, फिर पुलिस के हवाले किया जाता है और कहा जाता है वो जो 5 लोग का झुंड था वो उस आदमी को घसीटते हुए पकड़ते हुए पुलिस के पास ले जाते हैं और कहते हैं देखिए हमने आपका काम आसान कर दिया, यही वो संतोष है, यही वो कातिल है, यही वो रेपिस्ट है जिसने सौजन्या के साथ बेहद जघन्य अपराध को अंजाम दिया। अब ऐसे में जो पुलिस है वो फौरन संतोष को अरेस्ट कर लेती है, ना कोई जांच करती है ना कोई पड़ताल। लेकिन आखिर ये संतोष था कौन और ये अक्सर बाहुबली जो स्टैचू था उसके नीचे क्यों बैठा रहता था? तो दरअसल जो संतोष है वो श्रृंगेरी का रहने वाला है, कर्नाटका में ही एक जगह है, और इनके जो पिताजी हैं वो टीचर हैं, माँ हाउसवाइफ है। बचपन से यूँ कहें या जब ये टीनेज एज में आए तब से जो इनकी मानसिक स्थिति थी वो कुछ ठीक नहीं थी, इनका इलाज चल रहा था और ऐसे में जब ये जॉब पर जाते थे तो इनकी जॉब भी बची नहीं, इन्हें जॉब से निकाल दिया गया। ये और ज़्यादा आप ये समझिए अवसाद में चले गए, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इसके बाद ये जगह जगह भटकने लगे। तो ऐसे ही भटकते भटकते 9 तारीख को ये इस बाहुबली स्टैचू के पास पहुँच जाते हैं और जब इन्हें भूख लगती है तो ये खाना खाने जाते हैं वहीं के धर्मस्थला के एक बहुत बड़े मंदिर में, जिसका नाम हम आपको इसमें नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस मंदिर की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। तो उस मंदिर में जब ये नाश्ता वगैरह करते हैं, खाना खाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रसाद जो है भोग लगता है, और उसको जब ये खाते वाते हैं तो उसके बाद आकर अपने स्टैचू के पास बैठ जाते हैं और इसी में जो लोग हैं 5 लोग वो इन्हें पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब पुलिस जब उनसे पूछती है कि ये रेपिस्ट कैसे, आपको कैसे पता लगा, तो बताते हैं कि देखिए हम उस रास्ते से गुजर रहे थे और ये आदमी कुछ अलग अलग हरकतें कर रहा था, हमें लगा शायद इसका इरादा लड़कियों को लेकर ठीक नहीं है। हम जैसे कि इसकी तरफ भागे तो ये भागने लगा और हमें पता चल गया कि यही रेपिस्ट है, इसी ने मर्डर किया है और आप ये लीजिए आपका असली गुनहगार। अब पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, पुलिस कुछ भी जांच नहीं करती, संतोष से कोई पूछताछ नहीं करती, उसका बैकग्राउंड नहीं खंगालती और सीधे तौर पर उसे अरेस्ट कर लेती है और मान लेती है कि यही आरोपी है, इसी ने उस लड़की के साथ बेहद जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अब यहाँ तक संतोष अरेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम सीधे तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। यहाँ पर एक सीक्वेंस चल रहा था कि एक आरोपी अरेस्ट हो गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है तो पता लगता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, जिसमें पता लगा कि जो सौजन्या है उसके गले पर करीब करीब 7 इंच का स्ट्रैंगुलेशन मार्क है, मतलब कि किसी तरीके से गला ऐसे घोटा गया, दबाया गया है, तो उसका जो मार्क है वो 7 इंच का है। अब इस पर जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जो डॉक्टर से पता लगाते हैं, तो पता लगता है कि सौजन्या के पास उसके कॉलेज का आईडी कार्ड था। तो उसका जो नायलॉन का स्ट्रैप होता है, कई लोगों ने, आपके पास बहुत से लोगों के पास आईडी कार्ड होगा, स्कूल का, कॉलेज का, ऑफिस का, तो उसका जो धागा होता है नायलॉन का, जो प्रॉपर मोटी सी एक रस्सी टाइप होती है, उसके ज़रिए गले को घोटा गया है। ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आती है और पता लगता है कि जो सौजन्या का जो बॉडी पार्ट है, कोई भी ऐसा शरीर का अंग नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां उसे प्रताड़ित ना किया गया हो, जहां पर उसे टॉर्चर ना किया गया हो। अब जब ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं तो उस वक्त जो परिवार है, और कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ें आई
कि जिन डॉक्टर्स ने सौजन्या का पोस्टमार्टम किया, उन्होंने ये पोस्टमार्टम जो है वो डिम लाइट के अंदर किया, और तो और कोई भी वीडियोग्राफी नहीं की गई। इस पूरे ऐसे केसेस में अक्सर होता है कि जब कोई ऐसा बड़ा हीनियस क्राइम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, और किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ भी अगर ऐसा कोई केस हुआ है तो पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं की गई। और कुछ रिपोर्ट्स में आया कि पोस्टमार्टम डिम लाइट में किया गया। अब पोस्टमार्टम का सीक्वेंस आ गया पूरा कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें निकल कर आई। अब इधर जो लड़का है जिसे संतोष को पकड़ा गया था, उसको जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, जितना भी अपने स्तर पर चेक करती है, तो उन्हें दिखता है कि उसकी बॉडी पर ना कई सारे नाखून से स्क्रैच के मार्क्स हैं। अब पुलिस को लगता है कि पक्का यही आरोपी है, तो उसका जितना भी जो चीज़ें ली गई, जो टेस्ट कराए गए, वो सारे भेज दिए जाते हैं लैब को। लैब को भेजने के बाद ये पता लगाना था कि जो मार्क्स हैं क्या वो सौजन्या के हैं, जो उंगलियों के निशान बने, जो नाखून के निशान बने, क्या कुछ ऐसा है जो संतोष की बॉडी पर पाया जाए, क्योंकि साफ तौर पर पुलिस ने साफ कर दिया था कि यही आरोपी है, यही रेपिस्ट है और इसने उस लड़की के साथ गलत काम किया। अब इधर जब बॉडी मिली थी और क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की गई पुलिस के द्वारा, वो आप समझिए। देखिए, जब ये सारी चीज़ें हुई, पोस्टमार्टम कराया गया और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस अपना दिखा रही थी, एक तरीके से वो यही दिखा रही थी कि हम बहुत तगड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस ने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। पुलिस ने क्या मिस कर दी, अगर मैं साफ तौर पर बात करूं तो वो पुलिस के जो इंचार्ज थे उस वक्त, जो इस केस को इंचार्ज कर रहे थे, देख रहे थे, जिनका नाम है योगेश कुमार, उनकी पूरी की पूरी गलती है। सबसे पहला बात जो हमने आपको बताई कि जब बारिश हो रही थी, लड़की भीगी नहीं थी, बस्ते भीगे नहीं थे, बुक्स भीगी नहीं थी, उन्होंने वहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं किया और उस चीज़ को कहीं भी मेंशन नहीं किया। इसके अलावा पैथोलॉजिकल जो सैंपल होते हैं, यानी कि फॉरेंसिक टीम जब आती है तो कई सारे सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, उसको भी उन्होंने सही टाइम पर फॉरेंसिक लैब नहीं भेजा। जब लड़की की जो लाश मिलती है उस पर कुछ बाल मिले थे, उसके साथ साथ सीमेन मिला था और कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे, उनको सही मौके पर सही टाइम पर फॉरेंसिक लैब भेजना था। लेकिन 9 तारीख को जब लड़की गायब होती है, 10 को उसकी लाश मिलती है और 18 तारीख को जो योगेश कुमार और उनकी टीम है पुलिस की, वो 18 तारीख को यानी करीब करीब 8 दिन के गैप के बाद वो उन पैथोलॉजिकल जो सैंपल्स मिलते हैं उनको फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप इसे चेक करिए और बताइए कि ये संतोष के ही है। मतलब साफ तौर पर पुलिस वाले कहते हैं कि आप ये लीजिए, सारे हेयर लीजिए, सीमेन लीजिए, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट जो हमने कलेक्ट किया वो आप लीजिए और जांच कर फटाफट हमें बता दीजिए कि सब कुछ संतोष का है। अब इधर जब लैब में जांच पड़ताल होती हैं, चीज़ें पता लगाई जाती हैं, तो पता लगता है कि ये जो सैंपल आपने भेजा है ये ख़राब हो गया है, अब इनकी जांच नहीं हो सकती, अब हम पता नहीं कर सकते ये किसका है, और यहाँ तक कि हम ये भी नहीं पता कर सकते कि आखिर जो सीमेन आपने भेजा वो सीमेन है, आपने फिंगरप्रिंट भेजे वो कैसे हैं, कुछ भी। साफ तौर पर फॉरेंसिक की जो लैब है, जो उनकी टीम थी, वो मना कर देते हैं कि आपकी लापरवाही है, आपने हमें देर से भेजे और ये सारा जो सामान है, जो सारा आपका सैंपल इकट्ठा किया गया है, वो पूरी तरीके से ख़राब है। इसके अलावा जो पुलिस की टीम है, जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया, वो विसरा पर भी नहीं जाते, मतलब सिर्फ पोस्टमार्टम पर रुक जाते हैं, उसी को सही मान लेते हैं, कहते हैं हमें ये सारी चीज़ें पता लग गई। जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, अंदर उस लड़की ने क्या खाना खाया था, अगर वो किसी से मिली, किसी ने उसे कोई बेहोशी की दवा दी, ये सब चीज़ों को लेकर भी कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती। अब ये 2 चीज़ें आपने समझी पुलिस ने कैसे लापरवाही की। एक तो फॉरेंसिक लैब ने मना कर दिया कि अब हम इनकी जांच नहीं कर सकते, और तो और जो विसरा की रिपोर्ट है उस पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अब इधर पुलिस को लग रहा था, जो खास तौर पर योगेश कुमार है, उन्हें लग रहा था कि जिस संतोष को हमने पकड़ लिया है और जो संतोष रेपिस्ट है, उसके पीछे जो स्क्रैचेस मिले हैं वो हो ना हो पक्का लड़की के होंगे। लेकिन जब लड़की के हाथ में जो, अगर जैसे मान लीजिए कोई लाश मिलती है या कुछ, जैसे आरजीकर में भी आपने देखा था, तो कई सारे सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं, तो ऐसे में नाखून के भी सैंपल्स लिए जाते हैं। अब सौजन्या के नाखून से जो सैंपल लिए गए थे, उनमें जो भी चीज़ें मिली वो बिल्कुल भी संतोष से मैच नहीं करते थे, और तो और संतोष की बॉडी पे ना तो वहाँ का कोई भी एविडेंस था, जैसे कि बारिश का मौसम था, मिट्टी लगाई गई थी सौजन्या के प्राइवेट पार्ट पर, और मिट्टी का कोई भी हल्का सा भी अंश या वहाँ होने के एक भी सबूत संतोष के
शरीर पर, संतोष की शर्ट पर, उसकी पैंट पर नहीं मिलते। लेकिन ये सारी चीज़ें जो पुलिस इंस्पेक्टर थे योगेश कुमार वो जानते थे, पर उसके बावजूद भी वो कोर्ट में पेश करते हैं संतोष को और बोलते हैं कि जज साहब आप माने ना माने पर कातिल यही है, हमने एकदम सही इन्वेस्टिगेशन की है। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल इसलिए उठना चाहिए, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए, लेकिन जब ये जांच पड़ताल कर रहे होते हैं तब ये वहाँ पर जो स्निफर डॉग्स होते हैं जो सूंघ कर पता लगाते हैं, कई सारी चीज़ों की पड़ताल करते हैं, वो डॉग स्क्वाड को भी नहीं लेकर गए। इन्होंने मौके पर तुरंत कोई फिंगरप्रिंट इकट्ठा नहीं किए, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो होते हैं फॉरेंसिक टीम के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको इन्होंने मौके पर नहीं बुलाया। इससे आप अंदाज़ा लगाइए शायद ये जानते थे कि इसमें कौन बड़े लोग शामिल हैं और इन्हें अपने उन्हीं हुजूर जी को बचाना था, और इसीलिए इन्होंने कुछ भी ऐसे एविडेंस कलेक्ट नहीं किए, और अगर जो भी एविडेंस इक्का दुक्का इन्होंने कलेक्ट किए उसको इन्होंने बहुत लेट ही फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। अब संतोष पर जब लगातार इस तरीके के आरोप लगे और उसके जब टेस्ट हुए तो जब डॉक्टर्स ने उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जो पीठ पर स्क्रैचेस थे, और जब ये मिलान करने की कोशिश की क्या उस पर कोई मिट्टी के पार्टिकल्स हैं जो लड़की के साथ रेप हुआ वहाँ का कोई ऐसा सबूत मिलता है, तो नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ मिल गई, पता लगता है कि जो संतोष है उससे फिमोसिस की बीमारी है, यानी कि ये आदमी सही तरीके से किसी के साथ संबंध नहीं बना सकता। और ये बात डॉक्टर्स पुलिस वाले को बताते हैं, जो योगेश कुमार है उनकी टीम है उनको बताई जाती है, लेकिन इसके बावजूद बेहद आसानी से प्लॉटिंग की जाती है और इस लड़के को, यानी ये जो थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति था, संतोष था, इसको बाकायदा जेल में डाल दिया जाता है, एक रेपिस्ट करार कर दिया जाता है, एक मर्डर करार कर दिया जाता है और अपनी पीठ थपथपा ली जाती है और कोर्ट में भी यही जता दिया जाता है। लेकिन चीज़ें यही नहीं ख़त्म होती। जो योगेश कुमार हैं वो लड़की के घर से एक ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जिसे बाकायदा बतौर एविडेंस प्लांट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें संतोष के कपड़ों से या संतोष के किसी चीज़ से मैच हो जाए। अब क्या है वो चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ को वो उसकी माँ से लेकर आते हैं पुलिस वाले और वहाँ पर प्लांट करते हैं। और इसके अलावा जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कमी रहती है और सीआईडी जब असली कातिल तक पहुंचने वाली होती है तो आखिर कैसे सीआईडी भी पलटी मार लेती है और फिर सीबीआई तक केस आते आते ये जो पूरा केस है इसमें गोल गोल घूमता रहता है और इस पूरे केस में पुलिस के द्वारा सीआईडी और सीबीआई भी फंस जाते हैं। आप वो भी समझिए। देखिए, जो पुलिस जो अपना काम कर रही है उससे दिखाना था कि हम भरपूर अच्छा काम करते हैं और जो हमारा जो काम करने का जो तरीका है बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीका है। प्रोफेशनली तौर पर तो ये काम कर ही रहे थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, संतोष को लेकर जाते हैं क्राइम सीन वाली जगह पर, जहां पर पुलिस के अकॉर्डिंग जो संतोष है वो बताता है कि उसने सौजन्या का रेप किस जगह पर किया है और कहां कहां उसने वारदात में वो शामिल था। अब उसकी निशानदेही पर, मैं फिर से कह रहा हूं, पुलिस के मुताबिक उसकी निशानदेही पर पहली बार पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगता है, वो था सौजन्या का अंडर गारमेंट्स। आप सोचेंगे कि मैं किस तरीके से बेतुकी और कैसी गंदी बातें कर रहा हूं, लेकिन यहां पर यह टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। हमारे पास वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर्स हैं या जो लोकल जो जितने भी लोग गए उनके माता पिता से जब उन्होंने बातचीत की, हम एक छोटा सा फोटोग्राफ लगा रहे हैं, कॉपीराइट का इशू है, जहाँ पर उनकी माता जी ये कहती हैं कि जो पीएसआई योगेश कुमार हैं वो उनके घर पर आते हैं और कहते हैं कि माता जी ज़रा बताइए कि जो आपकी जो बेटी है सौजन्या वो किस टाइप का अंडरगारमेंट्स पहनती है या अंडरवेयर पहनती है। अब सोचिए, एक पुलिस वाला एक माँ से जाके ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। माँ भी भोली, माँ को लगा कि शायद पुलिस में कुछ काम होगा, ज़रूरत होगा। वो अलमारी से एक अंडरगारमेंट लाकर पुलिस वाले को थमाती है और कहती है कि ये मेरी बेटी का है। पुलिस कहती है कि हमें जांच पड़ताल करना है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है। अब याद रखिए होता क्या है, यही अंडरगारमेंट जो माता ने आप पुलिस वालों को दिया था, जंगल में कहा जाता है कि संतोष ने बताया है कि यही वो अंडरगारमेंट है जिसके बाद उसने इस सारे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अब कहीं ना कहीं जो पीएसआई योगेश कुमार हैं जो ये बताना चाह रहे थे कि संतोष ने दिखाया कि उस लड़की का उसने रेप कहाँ किया, कहाँ पे उसने उसके अंडरगारमेंट उतारे और यही अंडरगारमेंट वो सबूत के तौर पर पेश करना चाह रहे थे। लेकिन जब घर वालों ने कहा कि ये तो धोखाधड़ी है, ये हमारे घर से ही हमारी ही बेटी के अंडरगारमेंट्स लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि हमने केस सॉल्व कर लिया है, तब पहली बार जो सौजन्य के माता पिता थे उन्हें शक होता है, उन्हें लगता है कि संतोष तो सिर्फ मोहरा है। वो ये कहते हैं कि जनाब आप एक काम कीजिए, जो 5 लोग गांव के जो पकड़कर संतोष को जिन्होंने सौंपा था, आप उनकी जांच पड़ताल कीजिए,
हो ना हो ये वही वो शख्स हो सकते हैं जिन्होंने उनकी बेटी की हत्या की थी। अब पुलिस को लगता है कि ये तो असली कातिल पकड़ना चाह रहे हैं, असली मुजरिम को पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस को अपनी थ्योरी पे रहनी थी। अब यहाँ पर जब मामला तूल पकड़ता है, कई सारे जो बड़े सबूत थे, यहाँ तक कि जो संतोष की जो पीठ पर 17 अलग अलग जगह जो निशान थे वो पता लगा वो किसी लड़की के नहीं थे। हुआ यूं था दरअसल कि 10 अक्टूबर को जब हत्या हो जाती है लड़की की, 11 अक्टूबर को जब मार पिटाई कर संतोष को पुलिस थाने सौंपा जाता है, तो जो 5 लड़के जो पीट रहे थे ना, उन्हीं के हाथ के जख्म, उन्हीं के हाथ के जो नाखून थे, ये संतोष के पीठ पर बने हुए थे, ना कि किसी और लड़की के। तो ऐसे में ये जो पूरा जो केस है, जो संतोष को फंसाने वाला केस था, परिवार समझ चुका था कि ये बस एक मोहरा है, असली अपराधी को बचाना है। इसके बाद वो चिल्लाते हैं, हंगामा करते हैं, और जैसे ही मामला ऊपर तक जाता है तो ये जो पूरा मामला है लगभग ये पूरा मामला हुआ था 9 अक्टूबर के आसपास। एक महीने बाद नवंबर 2012 को स्टेट की सीआईडी को सारी चीजें सौंप दी जाती हैं। अब यहाँ पे जब स्टेट की सीआईडी को सौंपी जाती हैं, जो कोर्ट में जो वकील थे सौजन्या के, वो ये कहते हैं कि देखिए क्राइम सीन पर बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया था। जब लड़की की अधनंग वाली जो लाश थी वहां पर रखी हुई थी, उसके पास में एक पेपर पर 2 फोन नंबर वाला चिट रखा गया था। क्यों पुलिस ने उसे ध्यान नहीं दिया? पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि सौजन्या के पास से एक घड़ी मिली है जिसमें जो वक्त हो रहा था 2:15 हो रहा था, वो घड़ी रुक गई थी। क्या पुलिस ने जांचने की कोशिश की कि ये घड़ी कब की है? ये घड़ी 2:15 का जो समय दिखा रही है, ये दिन का समय है, रात का समय है। इसके बाद पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था। अब ऐसे में जब सारे सबूतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, और जो पुलिस कह रही थी कि अब बिल्कुल प्रोफेशनल होके काम कर रहे हैं, जो पीएसआई योगेश कुमार की जो टीम थी, पुलिस से सबसे बड़ी चूक क्या हुई? पुलिस लोगों से बात करना ही भूल गई। दरअसल पुलिस ने किसी से या उनके कलीग से, दोस्तों से बातचीत नहीं की। जब नवंबर 2012 को पहली बार जब पूरा मामला सीआईडी को जाता है, तब सीआईडी एक एक कर कई लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस को ये भी पता लगता है कि सौजन्या की बॉडी से जो नाखून में जो कुछ मिले हैं, डीएनए मिले हैं, वो किसी दूसरे शख्स के हैं। ये 2 शख्स कौन हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। पुलिस ने जिस तरीके से छानबीन की, मटियामेट तो पूरे केस को कर ही दिया था। अब सीआईडी पहली बार जब एक्शन में आती, सीआईडी से कहने का मतलब जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पर सीबीआई होती है, स्टेट लेवल पर सीआईडी होते हैं। एक होनहार अफसर जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो केस को सॉल्व करना जानते हैं, उन अफसरों को बुलाया जाता है, उस पूरे केस के इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब जो पुलिस से गलती हुई थी, किसी से पूछताछ नहीं की गई। अब सीआईडी पहली बार ऑन रिकॉर्ड हर एक शख्स की बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। उसी में जो जानवी नाम की एक लड़की थी, जो कलीग थी इसी सौजन्या की, उससे पूछा जाता तो जानवी बताती है कि देखिए अंकल, 3:45 पर वो बस पे चढ़ती है और 4 बजे उतर जाती है। जैसा कि वनिता ने आपको आगे कहानी बताई, बिल्कुल हूबहू वो भी एक कहानी बताती है। टीचरों से पूछा जाता है, बस ड्राइवर से पूछा जाता है, कंडक्टर से पूछा जाता है, सब कोई हर एक यही कहानी बताते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पहली बार सीआईडी को लगता है कि खुद कर्नाटका पुलिस से बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि एक मिस जानवी नाम की एक लड़की है जो सौजन्या की ही क्लासमेट है। अब वो एक कहानी बताती है। कहानी वो ये बताती है कि 1:15 पर जब वो अपने कॉलेज पर जा रही थी, उसने 2 शख्स को देखा था। हम उनके नाम नहीं ले सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर है, लेकिन ये वही 2 शख्स हैं जो 5 लोग पकड़ के ले गए थे संतोष को। वही 2 शख्स कॉलेज के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि आज तो बारिश हो रही है, आज काम नहीं हो पाएगा, क्या करें। अब जो जानवी है जब ये सारी चीजें सुनती है तो उसे लगता है कि ये दोनों लड़के कुछ बदमाशी करने वाले हैं, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करके ये अपने कॉलेज में चली जाती है। उसके बाद जब पहली बार इन लोगों के नाम सामने आते हैं, जब घर वाले ये कहते हैं कि इन 5 लोगों से पूछताछ होनी चाहिए, ये कौन है, क्या करते हैं, तो पहली बार सीआईडी को लगता है कि हो ना हो संतोष को पकड़कर बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें जांच ठीक से करनी पड़ेगी। पहली बार इन 5 अपराधी को, वही गांव के लड़के जो बाहुबली मंदिर की सीढ़ियों से संतोष को मारते हुए पुलिस थाने ले गए थे, उन्हें जांच के लिए दोबारा बुलाया जाता है सीआईडी के सामने। अब क्या होता है, 5 बैठे हैं। जो सबसे पहला शख्स कहता है, जो बहुत पावरफुल इंसान का बहुत करीबी है, वो ये कहता है कि मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में था, मैं जिस दिन क्राइम हुआ यहाँ पे इंडिया में था ही नहीं। लेकिन अगली रोज वो पीटते पीटते ले जरूर जाता है।
अब याद रखिए, पहला पासपोर्ट, टिकट विकट सब कुछ दिखा देता है, अब वो बच जाता है। बाकी बचे हुए जो 4 लोग थे वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को दिखाते हैं कि वो क्राइम सीन वाली जगह से बहुत ज्यादा दूर थे, उनका कोई लेना देना नहीं है। अब पहली बार पुलिस को लगता है कि हमने तो इन 5 को पकड़ तो लिया, लेकिन गलती हो गई है, इनके पास तो सारे सबूत हैं। अब लगभग 1 महीने की जांच के बाद पता ये लगता है कि जो सीआईडी के जो बॉस थे, चीफ विपिन गोपाल कृष्णा, ये इंटरव्यू आगे देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास संतोष के खिलाफ ही 10 से 12 एविडेंस हैं और संतोष ही इस पूरे मामले में मेन कल्प्रिट है, उसी ने रेप और मर्डर किया है। जिन 5 लोगों का परिवार नाम ले रहा है उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस भी वही काम, सीआईडी भी वही काम। अभी होता यूं है कि अब क्योंकि मामला लोगों को लगा कि हो सकता है पुलिस बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हो और जानबूझकर उन पर हाथ नहीं डालना चाह रही थी, क्योंकि पहले तो पुलिस को लगा कि संतोष को पकड़ के गलती हो गई है और संतोष के खिलाफ कोई सबूत भी ठोस नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन यहां पर जब सीआईडी कहती है कि 10 से 12 एविडेंस मिले हैं, तो फिर भी लोगों ने हंगामा शुरू किया और उस हंगामे को सीएम तक पहुंचाया गया और सीएम ने लगभग 2012 में पूरा मामला हुआ था, 9 अक्टूबर 2012 को। नवंबर 2013 में पूरा मामला सेंट्रल की एक एजेंसी को दी जाती है, सीबीआई इस जांच को करती है और सीबीआई इस जांच को करने में 4 साल लगाती है। 4 साल की जांच के बाद सीबीआई क्या फैसला सुनाती है, चार्जशीट दाखिल करती है। मैं डेट बताता हूं आपको, 26 अक्टूबर 2017 को चार्जशीट फाइल करती है और कहती है कि जो जांच पुलिस की जो टीम थी, योगेश कुमार की जो टीम थी, जिस अपराधी को उन्होंने पकड़ा यानी कि संतोष राय को, वही मेन आरोपी है। मतलब पुलिस जो कहानी सुना रही थी, सेम कहानी सीआईडी सुनाती है। सेम कहानी 4 साल की जांच के बाद सीबीआई भी वही कहानी सुनाती है और बताती है कि संतोष राय ही रेपिस्ट और मर्डरर है, उसी ने सौजन्या का मर्डर किया है। अब इसके बाद कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट किस तरीके से आता है, जो सौजन्या का जो परिवार था, जिस तरीके से जांच हो रही थी, और ये जो संतोष राय है, इनके जो वकील थे, ये बहुत सारी चीज बताते हैं। ये एक एक चीज को पढ़ते खोलकर कोर्ट में रखते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से पुलिस से लेकर सीआईडी से लेकर सीबीआई से गलतियां हुई हैं। गलतियां क्या क्या हुई हैं? उनका ये कहना था कि जब पहली बार इन 5 लोगों ने कहा कि हम फलाने जगह पर नहीं थे, क्राइम सीन वाली जगह से दूर थे, 2012 का मामला है, क्या पुलिस ने जांच पड़ताल करने की कोशिश की? क्या पुलिस ने उनके फोन लोकेशन को ट्रेस करके जानने की कोशिश की, क्या वो इंडिया में थे या फॉरेन में थे? क्या पुलिस ने जांच करने की कोशिश की सेल टावर से कि उनका फोन कहां मौजूद है और उस वक्त वो कहां मौजूद थे? क्या संतोष राय के जब फोन से उनका मिलान होने की कोशिश की गई कि क्या उस जगह पर वो मौजूद था कि नहीं था क्राइम सीन वाली जगह पर, या वो रात भर कहां रुका रहता था? पहली चीज, सेल टावर से नहीं माना गया। पुलिस ने सिर्फ एक कहने भर से मान लिया कि सर हम तो उस क्राइम सीन वाली जगह पे नहीं थे। पुलिस, सीआईडी और सीबीआई हर किसी ने यह मान लिया कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। किसी ने सेल डाटा रिकॉर्ड मानने की कोशिश नहीं की। दूसरी चीज, जिस तरीके से संतोष राय की पीठ पर जो निशान बने थे वो किसी मर्द के द्वारा दिए हुए निशान थे और साफ तौर पर पता लग रहा था कि जब 5 लोगों ने उसे पीटते हुए लेकर आए तो इन्हीं 5 लोगों के निशान थे। तीसरा, कोई भी मिट्टी या किसी भी प्राइवेट पार्ट का जो अंश था संतोष राय के ऊपर नहीं था। खुद फिमोसिस नाम की बीमारी होती है जिसमें संबंध ठीक से नहीं बना सकता है। ये जो 4-5 सबूत थे सब संतोष राय के साथ जा रहे थे। चौथी जो सबसे बड़ी जो चीज थी, जो लापरवाही थी, जिस तरीके से पुलिस सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार ने पैथोलॉजिकल जो सैंपल्स थे जो आंखों के सामने आपको दिखते हैं, वो महज 72 घंटे या कहें 3 दिन के अंदर ही फॉरेंसिक लैब में भेज देने चाहिए। उन्होंने उस सैंपल को भेजने में 8 दिन लगा दिए गए और इस 8 दिन में वो सैंपल डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, उससे कुछ इंक्लूसिव जो कहते हैं रिजल्ट ना के बराबर ही आया। 3 सारी गलतियों के बाद जब पुलिस इंस्पेक्टर ने कोर्ट में ये माना कि हाँ उनसे गलतियां हुई हैं और उन्होंने जानबूझ के गलतियां नहीं की, उनके पास वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो कुछ इस तरीके से जब जांच पड़ताल आगे होती, सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है। जून 2023 में संतोष राय जो जिस तरीके से 11 अक्टूबर 2012 को पहली बार जेल के अंदर जाता है, उसे फंसाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। उसके बाद जून 2023 में जब सारा जो हमने अब तक जो भी कहानी सुनाई ये उनके वकील कोर्ट में बताते हैं और तब जाकर संतोष राय को जून 2023 में बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि एजेंसियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। अब एजेंसियों ने अपना काम ठीक से तो नहीं किया, लेकिन इस पूरे मामले में अगर आप ध्यान दें तो आज भी ये केस, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें 13 साल बाद भी, तो आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है। किसने सौजन्या के साथ रेप किया, किसने सौजन्या को मारा,
किसी को कानो कान खबर नहीं है। लेकिन चलते चलते आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, यह है कि देखिए हमें पता है अपराधी कौन है, कातिल कौन है, लेकिन अगर मैं आपको नाम तो नहीं बता सकते, एक छोटा सा केस और इसके साथ बताते हैं। दरअसल उसी धर्मस्थला वाली जगह पर एक 60 साल के नारायण शख्स हैं, उनके पिता ममोती हैं जो हाथियों का देखभाल करते हैं, और उसी बड़े मंदिर के काम क्या करते थे, हाथियों की देखभाल करते थे, और उनके देखभाल के चलते उनके काम से खुश होकर मंदिर के बड़े ट्रस्टियों ने, अमीर लोगों ने उन्हें जमीन तोहफे में दे दी है। अब ये थी बहुत पुरानी बात। अब क्योंकि जब मंदिर ने 60 साल के नारायण के पिता को जब ये जमीन दी, तो अब ना ही 60 साल के नारायण के पिता जिंदा हैं, जिन्होंने जमीन दी वो भी जिंदा नहीं है, लेकिन आज भी जो नारायण थे वो जिंदा थे, और जो मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, आज भी उस जगह पर मौजूद थे। क्योंकि उनका रिलेशन पॉलिटिकल रसूख से था, तो उनको पता लगता है कि जिस जगह पर नारायण की जो पुश्तैनी जमीन है वहां से हाईवे निकलने वाला है, और इस हाईवे इस जमीन को अगर हम वापस ले लेंगे तो हमें मोटा मुनाफा मिल सकता है। बार बार उस फैमिली के द्वारा नारायण पर दबाव बनाया जाता है और कहा जाता है कि तुम उस जमीन को हमारे हवाले कर दो जो जमीन हमने तुम्हें दी है, लेकिन नारायण इससे मना कर देते हैं। अब मना करने का जो सीन होता है कि उनके घर का पानी बिजली बंद कर दिया जाता है, उनकी बीवी और बच्चों को बार बार तंग किया जाता है। 60 साल के नारायण की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो बीवी है वो वापस अपने मायके चली जाती है तंग आकर, लेकिन अभी भी जो नारायण थे धर्मस्थला वाली जगह को नहीं छोड़ते हैं। वो अपनी 45 साल की बहन यमुना के साथ अब भी अपने घर पर मौजूद रहते हैं। फिर तारीख आती है 21 सितंबर 2012। तमाम कोशिशों के बाद कि नारायण किसी तरीके से जमीन वापस कर दे, नारायण ने जब मना कर दिया, तो 21 सितंबर 2012, याद रखिएगा, 9 अक्टूबर 2012 को ये रेप या मर्डर हुआ था सौजन्या के साथ। लेकिन उसे ठीक 20 दिन पहले 21 सितंबर 2012 को जो यमुना थी, जो 60 साल के नारायण की जो बहन है, उनके साथ रेप किया जाता है। उनकी बॉडी को काट काट कर, जो नारायण है उनकी बॉडी को भी काट पीट कर नदी में फेंक दिया जाता है। 21 सितंबर 2012 का ये वाकया है। उनके घर में ऐसे लूटपाट दिखाने की कोशिश होती है ताकि इस पूरे केस को ये दिखाया जाए कि महज एक लूटपाट का केस है और इस पूरे केस को रफा दफा किया जा सके। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि इस पूरे केस में आरोपी किसे बनाया जा रहा था? आरोपी बनाया जा रहा था उसी संतोष राय के जो मेंटली इल था या कि मानसिक तौर पर बीमार था, उससे बनाया जाता है अपराधी। और कहा जाता है कि ये जो अपराधी है, जो संतोष रॉय है, ये 20 सितंबर 2012 को पहली बार धर्मस्थला वाली जगह पर आया था और इसी ने इस परिवार के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया है। अब सौजन्य वाले केस में क्या होता है? पुलिस बताती है कि 10 अक्टूबर 2012 को जिस तरीके से सौजन्य की लाश मिलती है, पुलिस ये कहती है कि 9 अक्टूबर 2012 को एक दिन पहले, जिस रोज लाश मिली थी उससे एक दिन पहले ये जो शख्स संतोष राय वो उस जगह पर आया था। मतलब एक ही आदमी पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक और उसी थाने के अकॉर्डिंग एक महीने के अंतराल पे पहली बार दोनों जगह कैसे मौजूद हो सकता है? या तो 20 सितंबर 2012 को आया होगा संतोष राय, या तो वो 9 अक्टूबर 2012 के आया होगा। ये 20 दिन की हेरा फेरी में पुलिस कुछ इस तरीके से उलझी कि पुलिस इस पूरे केस को ही उसने मटियामेट कर दिया। मतलब ये साफ तौर पर पता लग रहा था कि पुलिस इस पूरे केस को दबाना चाहती थी, ये हेरा फेरी करना चाहती थी। अब कहानी में इस पूरे इलाके में हम जब जांच पड़ताल कर रहे थे, कई सारे हमें आर्टिकल्स मिले जिसमें पता लगा कि 400 से ज्यादा अभी भी अनसॉल्व्ड केसेस हैं, जिसमें से 95 औरतें हैं जिनका भी अब तक केस जो अनसॉल्व्ड है। और इसमें तमाम जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनका कहना था कि संसद में इस चीज को उठाया जाएगा। और सीबीआई से भी उस वक्त रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इस पूरे केस में जांच करो कि 400 लोग अगर गायब हो जाएं, उनका केस अनसॉल्व्ड रहे, तो ये कैसे हो सकता है? क्या धर्मस्थला में कुछ अलग चीजें हो रही हैं जो पूरे देश को नहीं मालूम है? जिस तरीके से मैंने आपको यमुना का केस बताया, इसका भी कोई अता पता नहीं है, कौन कातिल था, कौन लुटेरा था, इसके बारे में पता नहीं लगता। जब हम इस पर जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें एक स्कूल के बारे में पता लगा जहां पर एक लेडी थी जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उन्हें प्रिंसिपल बनना था, लेकिन कुछ मंदिर के जो बड़े ट्रस्टी थे, जो अमीर लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि वो प्रिंसिपल बने, वो किसी और महिला को प्रिंसिपल बना देते हैं। वो महिला अकेले खड़े होकर स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करती है। उसके बाद उनके साथ क्या होता है, महज 40-45 साल पुराना मामला ही है। उस वक्त उस लेडी के साथ क्या होता है, वो लेडी जब अपने घर पर जाती हैं, उनका बिजली पानी काट दिया जाता है, उनके साथ रेप होता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उनकी पूरी बॉडी को जला दिया जाता है। जो उनके पति जो डॉक्टर थे, वो अगली रोज जब अपना घर का दरवाज़ा खोलते हैं, देखते कि उनकी जो
बीवी हैं उनकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं और जला दिया गया है। वो फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस बिना जांच पड़ताल किए सीधे तौर पर उनके हस्बैंड को पकड़ती है और कहती है कि इन्होंने अपनी बीवी को मौत के घाट सुलाकर उन्हें जिंदा जला दिया है। अब इस तरीके की जब बातचीत आती है तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आती है। ऐसे तमाम तरीके से केसेस हैं जो धर्मस्थला के अंदर हो रहे हैं और जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये ऐसे केसेस हैं जो एक तरीके से अगर दलदल में जाते हैं तो कभी बाहर आने का नाम ही नहीं लेते। कौन है कातिल, कौन मार रहा है, कौन रेप कर रहा है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। सौजन्या जो मर्डर केस है इसमें इस तरीके से बात बाहर आती है जब पहली बार एक यूट्यूबर उस पर यूट्यूब वीडियोस बनाता है, उस वीडियो को हटा दिया जाता है, तब लोगों का ध्यान उस पर जाता है कि और कहा जाता है कि इस केस को दोबारा से खोलने की ज़रूरत है और इसे दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो तो एक तरीके से मटिया मेड ही कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे जो बड़े लोग हैं जो इस पूरे केस को एक दिशा और निर्देश दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, वो परिवार आज भी सुरक्षित है और उसने अपना वर्चस्व आज भी उसी तरीके से कायम किया हुआ है। और आज भी उनका नाम कोई ले नहीं सकता क्योंकि उन्होंने बाकायदा कोर्ट से ऑर्डर लेकर अपने नाम को ना लेने के लिए दरख्वास्त की है या कहें ऑर्डर पास करवाया है। तो इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर होगी। इस पूरे केस में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।